हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स आज हम करने जा रहे हैं दैट डील्स विद द कंसेप्ट विद द इकोनॉमी एज अ होल। जो इकोनॉमी एज अ होल के सारे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ते हैं। माइक्रो में हम सिर्फ डिमांड पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन करके समझने वाले हैं। तो फर्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है ना, मैंने डायरेक्टली 4 सेक्टर मॉडल ले लिया क्योंकि 3 सेक्टर इसमें ऑलरेडी है ही है। अगर 3 सेक्टर मॉडल आ गया तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड मत करना। बट इफ इट इज 4 सेक्टर मॉडल तो आप यहां से आराम से उसे एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले हमें कुछ एक चीजें समझ लेनी है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है और ओपन इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी जो बाहर किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील नहीं करती, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। अपने देश में बना के अपने देश में बेचना, दैट इज कंसेप्ट ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड अनदर वन इज ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में बेसिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, बाकी कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। राइट, सो आइए चलते हैं फर्स्ट सेक्टर। ठीक है ना, तो किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ठीक है, गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है, हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और मनी मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम। इसे हम बैंक समझेंगे। राइट, वी ट्रीटेड इज एट एज अ बैंक्स, हम इसे बैंक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो बैंक में बेसिकली होता क्या है? बैंक में कोई भी चीज हो, ठीक है ना, बैंक में सारे व्यक्ति अपने सेविंग्स डालते हैं। ठीक है ना, बैंक में सभी अपनी सेविंग्स डालेंगे। यहाँ पे देखिए सेविंग्स हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे प्रोड्यूसर सेक्टर है, चाहे कोई भी सेक्टर है। ठीक है ना, सेविंग्स किसके पास आएंगी? बैंक्स के पास आएंगी। बैंक के पास सारा अपना पैसा रखेंगे। राइट, और बैंक क्या देता है बदले में? लोन। ठीक है ना, बोरोइंग्स का मतलब क्या है? बैंक कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? बोरोइंग्स, दैट इज लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बैंक्स के साथ तो हमने कोरिलेशन समझ लिया कि वेदर इट इज हाउस होल्ड कौन से हैं लोग? जो पब्लिक है बेसिकली। ठीक है ना, पब्लिक ऑफ एनी कंट्री। ठीक है ना, जो पब्लिक है किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की, ठीक है ना, वो हमारी होती है हाउस होल्ड्स। ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स, फर्म प्रोड्यूसर्स वो व्यक्ति होते हैं जो प्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूसर वो व्यक्ति जो बेसिकली प्रोडक्शन के साथ डील करते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्शन, ठीक है ना, मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो उसके साथ जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो कोरिलेट करते हैं। अब प्रोड्यूसर के साथ बैंक किस तरीके से कोरिलेटेड है, ठीक है ना, वो हमने कर लिया। बैंक हाउस होल्ड के साथ किस तरीके से, या गवर्नमेंट के साथ, वो सारा सेम ही चीज है। नाउ नेक्स्ट इज कि बेसिकली प्रोड्यूसर से अब हाउस होल्ड बेसिकली क्या करेगा? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेसिकली कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूसर को ही पैसे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स है, अपने निजी जीवन को जीने के लिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की आवश्यकता होती है, तो वो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड किसको देगा? प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर बदले में उसे गुड्स वगैरह देगा। और हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट्स भी करेगा, इसे फैक्टर पेमेंट्स जो प्रोड्यूसर उसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, और एक चीज आपको और याद रखनी है कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या कलेक्ट करती है? टैक्सेस, वेदर इट इज कोई भी डिपार्टमेंट हो। जैसे गवर्नमेंट के पास हम देखो, प्रोड्यूसर क्या पे कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है। ठीक है ना, तो टैक्स किसके पास जाता है? कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास। इसी तरीके से हाउस होल्ड भी किसको टैक्स पे करेगा? गवर्नमेंट को। ठीक है ना, और बदले में ट्रांसफर पेमेंट्स कौन करेगी? गवर्नमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या है? जैसे निजी जो चीजें होती हैं, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, और बेसिकली कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर पेमेंट जो है वो इनको करती है। राइट, तो अब हमें ये समझ आ गया कि बेसिकली प्रोड्यूसर के पास कौन कौन सी चीजें हाउस होल्ड पे करेगा, और प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को और बेसिकली हाउस होल्ड को कौन कौन सी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ प्रोड्यूसर, मनी मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। राइट, नाउ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज फोर्थ पिलर इन द इकोनॉमी। ठीक है, 3 पिलर्स तो आपको समझ आ गए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, बेसिकली यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोड्यूसर क्या करेगा? इससे सामान खरीदेगा और इसे बेचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम और नेट फैक्टर पेमेंट जो है वो रिसीव करेगा हाउस होल्ड। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस, रेमिटेंस वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आ जाता है। राइट, जो भी बाहर गए होते हैं व्यक्ति, पैसे वगैरह जो भेजते हैं वो आ जाता है।
और नेट फैक्टर पेमेंट आ जाती है, जितने भी फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उसकी पेमेंट आ जाती है हाउस होल्ड को, राइट। सो दिस इज द 4 सेक्टर मॉडल दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम आप अच्छे से इसको करके जाएंगे पेपर में, ठीक है ना। आपको पेपर में ज्यादा है 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने 4 सेक्टर मॉडल समझ लिया तो इसमें ही 3 सेक्टर मॉडल भी एकदम अच्छे से आपका हो गया, राइट। तो अच्छे से ये चीजें याद रखनी है, पेपर से पहले एकदम आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, विड्रॉल और लीकेजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यहाँ पे विड्रॉल और लीकेजेस आ जाता है। देखो विड्रॉल वो पैसा है जो कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है ना, जैसे सेविंग्स हो गए, ठीक है ना। विड्रॉल, विड्रॉल बेसिकली वो पैसा, ठीक है ना, जो लीकेज हो गया, जो पैसा वापस नहीं आता। फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो इज इनकम रिसीव्ड बाय वन सेक्टर दैट इज नॉट पास्ड ऑन द अनदर सेक्टर, जो किसी सेक्टर को पास नहीं होता, ठीक है ना। जैसे सेविंग्स हो गई, टैक्सेस हो गए गवर्नमेंट को, ठीक है ना, और इंपोर्ट्स हो गए, ठीक है ना, ये पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंपोर्ट भी किया तब भी हमें पेमेंट बाहर ही करिए। सेविंग से हमने किसी जगह पर्टिकुलरली रख दिया पैसा अपना सेव करके, तो वो इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन में काम नहीं आएगा। टैक्सेस जो है दैट इज गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, वो भी बेसिकली यूज नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो जो पैसा इकोनॉमी में यूज हो सके, राइट, इन 4 पिलर के पास रहे, ठीक है ना। कंजम्पशन हुई, हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया, फर्म्स के पास गया, इनकम जनरेट हुई, फिर हाउस होल्ड के पास, ठीक है, ये साइकिल पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। विड्रॉल और लीकेज ऑफ इनकम रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच डज नॉट गो बैक टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, जो बेसिकली वापस पैसा नहीं जाता इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज आर विड्रॉवल्स और लीकेजेस लाइक सेविंग्स, इंपोर्ट्स, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ऑल दिस वेरिएबल रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी, हेंस कॉल्ड विड्रॉल और लीकेजेस। इंजेक्शंस ऑफ द इनकम रेफर टू द इंक्रीज इन द इनकम आउट टू द सर्कुलर फ्लो इन द सम मैनर, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोरोज मनी फ्रॉम द, ठीक है ना। तो अब बेसिकली इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया, इंजेक्शन का मतलब है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। ये एक्सपोर्ट करेंगे हमारे पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है तब भी पैसा आएगा, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी मार्केट फर्म में या कुछ भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हम पैसा जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल इंजेक्शंस, ठीक है ना, जिससे पैसा फिर से मार्केट में आता है, ठीक है ना। सो दोज जिससे पैसा वापस मार्केट में आए दैट आर इंजेक्शंस, ठीक है ना। और जो पैसा मार्केट से बाहर चला गया, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर में नहीं आया, ठीक है ना, जो खर्चे में नहीं आया, ठीक है ना, which does not grow, circular flow of income in the form of expenditure, जो इनकम और एक्सपेंडिचर के फ्लो में नहीं आया, ठीक है ना, दैट इज विड्रॉल, ये विड्रॉल है, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इनकम एक्सपेंडिचर के फ्लो में नहीं आया पैसा, दैट इज विड्रॉवल। बट अगर वो पैसा जो है वो वापस मार्केट में भेजना है, मतलब वो वाला पैसा नहीं, बट मार्केट अभी इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर पैसा वापस भेजना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स, इन्हें प्रमोट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट क्या है, जब हम एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना, अब पॉइंट पे, ठीक है ना, जब हम किसी चीज को ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल वेल्थ, जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी की वेल्थ कैलकुलेट करनी हो या फिर किसी एलॉन मस्क की हो, ठीक है ना, एलॉन मस्क की हम ये नेटवर्थ कैलकुलेट करें तो उसकी जितनी कंपनीज हो गई, जिसके जितने उसके एसेट्स हो गए, ठीक है ना, कंपनी वैल्यू हो गई, एसेट्स हो गई, प्लस उसकी प्रॉपर्टी हो गई, वो सारी जोड़ ली जाएगी। बट क्या उतना कैश उसके पास होगा, नहीं, ठीक है ना, उतना कैश उसके पास उस टाइम पर नहीं होगा, बट दैट इज हिज वेल्थ, वो बेच के इतना पैसा कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, जो बेसिकली जो फ्लो में नहीं है, ठीक है ना। और फ्लो क्या है, जो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इनकम हो गई, ठीक है ना, आपकी कितनी इनकम थी 20,000, फिर 25,000, फिर 30,000, वो इंक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कितने से कितने तक पहुंच गई, दैट इज अ फ्लो, ठीक है ना। आपका एक्सपेंडिचर कहां से कहां तक पहुंच गया, ठीक है ना, दैट इज अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में जब हम किसी इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं, देन दैट इज टर्म्ड एज फ्लो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि ये जो हम वीडियोस वगैरह बना रहे हैं दैट इज जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, तो जो स्टडी चलेगी वो फास्ट पेस से चलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं कंसेप्ट वही उठाऊंगा जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी स्पीड भी जनरली हाई ही रहेगी, राइट।
अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको पॉज करना पड़ेगा, ठीक है, और अपनी स्पीड या तो मेरी स्पीड कम करनी पड़ेगी आपको इन द वीडियो, राइट। बट मुझे आपका सारा सिलेबस जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मेरे को सारा करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को अपनी स्पीड जनरली हाई ही रखनी पड़ेगी। नाउ द वेरी वीआईपी कैटेगरी टॉपिक दैट इज नेशनल इनकम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी यही है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम है क्या? बेसिकली देश में जितनी आय जनरेट होती है इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज नेशनल इनकम इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी हमें पहले समझनी पड़ेगी कि देश की अपनी टेरिटरी कौन सी है। पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब यहाँ पे क्या है? जहां पे इलेक्शन होते हैं। ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जहां जहां पे हमारी आर्मी की सीमा है, ठीक है, वो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल मतलब जहां पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, वो हमारा कंट्री है, ठीक है ना। और कंट्री के अंदर कुछ भी बन रहा है, कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो दैट कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। नेक्स्ट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। समुद्र में जा रहे हैं, शिप्स जा रहे हैं, ठीक है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं। सो दैट टू इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसा नहीं है कि इंडियन शिप जो है वो किसी और कंट्री में चला गया तो उस कंट्री का हो गया, नहीं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ऐसे ही सेम एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, फिशिंग बोट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रेटर्स, ठीक है ना, सेम चीज। जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स फ्रेटर होते हैं, ठीक है ना, वो भी किसका पार्ट होंगे? इंडिया का पार्ट होंगे। फिशिंग बोट जो मछलियां निकालने के लिए समुद्र में चले जाते हैं, दैट टू इज आर डोमेस्टिक टेरिटरी। एम्बेसी ऑफ ए कंट्री अब्रॉड, इट मींस कि बेसिकली क्या होता है, हर एक कंट्री की बाहर एम्बेसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है तो इंडिया की भी एम्बेसी होगी कहां पे? यूएसए में। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यूएसए में इंडियन एम्बेसी होगी और यूएसए की एम्बेसी इंडिया में होगी, दैट इज यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। तो इसी तरीके से बेसिकली डिप्लोमेट्स रहते हैं, डिप्लोमेट्स रहते हैं, ठीक है ना, फॉरेन डिप्लोमेट्स कहते हैं हम इनको। तो फॉरेन डिप्लोमेट्स जो भी बाहर के देशों में जितनी भी इनकम जनरेट करते हैं, दैट टू इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर? अब आपको नेशनल इनकम में सबसे पहला ये कंफ्यूजन होती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, वो आपको क्लियर हो गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। नाउ अब हम चलते हैं डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट पे। व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक, देन इट मींस कि देश के अंदर, ठीक है ना, देश के अंदर, इनसाइड बाउंड्री ऑफ नेशन कोई भी चीज बनाई जा रही है, वो है डोमेस्टिक। नेशनल कंसेप्ट में क्या आता है? बेसिकली इंडियंस, ठीक है ना, जो मतलब बेसिकली इंडियंस कौन से व्यक्ति हो गए? जो एक तो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे कंट्री के बाहर गए हुए हैं पैसा कमाने के लिए, राइट। जैसे ये कोई मिस्टर ए है, ये किसी और कंट्री में, कनाडा में गए हुए हैं, ठीक है, तो कनाडा में जा चुके हैं, तो वहां से पैसे हमारी कंट्री में भेज रहे हैं क्योंकि ये अभी तक इंडियन है, ठीक है ना, इनके पास इंडियन आधार कार्ड है। तो जो भी ये पैसा भेजेंगे वो होगा रेमिटेंस, उसे हम कहते हैं रेमिटेंस मनी, ठीक है ना, दैट टू इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो हमारे नेशनल कंसेप्ट का पार्ट होगा। इट मींस व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक, ये आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद रखना है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, नेशनल बनाने के लिए, ये हमें, मैं आपको न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो बता दूंगा, ठीक है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है। तो ध्यान से इन चीजों को आप अच्छे से समझना, ठीक है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मेरे को क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी डोमेस्टिक में? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। When we add net factor income from abroad in domestic income, then it becomes national income. So this is what? This is domestic and national concept of national income. I hope आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रॉस वर्सेस नेट कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस बेसिकली इज व्हाट? ग्रॉस इज ये है कि बेसिकली कि मेरे देश में कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, बेसिकली मेरे देश में कितना ग्रॉस पैसा, सॉरी, नेशनल इनकम मेरे देश की बन रही है, ठीक है ना, वो ग्रॉस है। बट अगर ग्रॉस में से मैं जो कंजम्पशन है
कंजम्पशन किसकी? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स अगर मैं ये माइनस कर दूं, फिक्स्ड एसेट्स मींस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मींस बाय द मीन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरा नेट कितना चीज बना है कंट्री के अंदर, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली G2N. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आई हैव टू कन्वर्ट जीडीपी टू एनडीपी, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, जी को एन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से लेस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। सो जीडीपी से डेप्रीसिएशन कम करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। क्लियर? सो नाउ आपके ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को यहां पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि अगर मेरे को जीडीपी से जीएनपी, ठीक है ना, डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना, नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जोड़ के मेरे पास क्या बन जाएगा, जीएनपी। क्लियर? नाउ यू हैव डोमेस्टिक टू नेशनल किस तरीके से जाना है ये आपका क्लियर हो गया। ग्रॉस से नेट कैसे बनाना है वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है अच्छे से। अभी हम चलते हैं कि एमपी से अगर एफसी बनाना हो, दिस इज व्हाट, दिस इज मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। ये दो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस करी, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। नंबर वन थिंग इज दिस। नेक्स्ट वन इज ग्रॉस से नेट में कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर टू इज दिस। नंबर थ्री इज मार्क प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करना है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्क प्राइस में कैसे चेंज करना है। तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें वीआईपी कैटेगरी में आती है व्हेन इट कम्स टू नेशनल इनकम, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, ये कोई चीज बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, लेट्स से फर्टिलाइजर बना रहा है, कोई व्यक्ति है फर्टिलाइजर बना रहा है, इसको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कि बेसिकली आपका ये जो फर्टिलाइजर बन रहा है इतना महंगा बन रहा है, हम आपको छूट देते हैं इस पे, ठीक है ना। तो सरकार ने छूट दी प्लस इस पे टैक्स लगाया, तो जब ये खुद बना रहा था तो ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट से फिर वो क्या बना, मार्केट प्राइस। मतलब क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मेरे को उल्टा जाना पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स मेरे को घटाने पड़ेंगे और सब्सिडीज मेरे को जोड़नी पड़ेंगी, तब फैक्टर कॉस्ट पे जाऊंगा। और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस तक जाना हो तब मेरे को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है क्लियर। मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति, अब लेट से एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट एक व्यक्ति को बनाने के लिए पड़ रही है 1000 यूनिट, सरकार ने उसमें सब्सिडी दे दी, मतलब छूट दे दी 200 यूनिट की, तो कितने की होगी, 800, प्लस उस पर टैक्स लगा दिया 80 रुपए का, तो फाइनल गुड क्या होगा, 880, 880, राइट। तो ये उसका फैक्टर कॉस्ट था, फैक्टर कॉस्ट से सब्सिडी घटा के टैक्स जोड़ने के बाद, ठीक है ना, सब्सिडी घटा के टैक्स जोड़ने के बाद मेरे पास क्या बना, मार्क प्राइस। और अगर मार्क प्राइस से मेरे को पीछे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स घटाना पड़ेगा और सब्सिडी जोड़नी पड़ेगी, तब मार्क प्राइस से क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? तो ये थे आपके एमपी और एफसी के कंसेप्ट, ठीक है ना। एफसी मींस, एफसी से अगर मेरे को जाना है एमपी की तरफ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी प्लस टैक्स को जोड़ना पड़ेगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, एमपी। बट अगर एमपी से जाना है तो इसी का उल्टा कर देना है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो मेरे को क्या करने हैं, माइनस करने हैं और सब्सिडी जोड़ देनी है। इट इज आल्सो नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। इट मींस एनएनपी एट एमपी पे अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। और उसी तरीके से अगर फैक्टर कॉस्ट में से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एमपी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनका विपरीत। क्लियर?
तो ये सारे कंसेप्ट थे, ये सारी चीजें थी जो न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं फटाफट कोशिश करूंगा इनको कराने की। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या है, पूरे देश की आय कितनी है खर्चा करने के लिए, ठीक है। डिस्पोज कितनी डिस्पोज करने के लिए है, जिसमें से नेशनल इनकम बेसिकली पूरे देश में जितनी इनकम है वो, प्लस उसके जितनी टैक्स कलेक्शन हुई है वो, प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड, जैसे एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना, हमने एक्सपोर्ट्स करा तो वो जो पैसे आए, ठीक है। तो जितना डिस्पोज करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनकम है, दैट इज नेट डिस्पोजेबल इनकम ऑफ दैट कंट्री। क्लियर। नेक्स्ट इज प्राइवेट इनकम, sum total of all the factor income from all the sources from the current transfer from the government and rest of the world according to accruing to private sector, ठीक है ना। तो जो प्राइवेट सेक्टर की इनकम है, ठीक है, सभी फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर जितना भी पैसा बना रहा है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, ठीक है ना, इज नोन एज प्राइवेट इनकम। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, ठीक है, दैट इज पर्सनल इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम इज इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर इनकम। एक व्यक्ति के पास जितने भी सोर्सेज से पैसे आए, दैट इज हिज पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट सेविंग और कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम कर दूं, ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम कर दूं। प्राइवेट इनकम बेसिकली गवर्नमेंट सॉरी जितने भी तरीकों से प्राइवेट टोटल सम आ रहा है उसमें से अगर सेविंग्स को टैक्सेस को घटा दूं तो वो क्या बन जाएगी, पर्सनल इनकम, ठीक है ना। बेसिकली उसके लिए कितनी बचेगी, दैट इज पर्सनल इनकम। बेसिकली उसके पास में कैश इन हैंड कितना आएगा खर्चने के लिए, दैट इज पर्सनल इनकम। नाउ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज व्हाट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जितना डिस्पोज मतलब खर्चा करने के लिए उसके पास इन हैंड सेविंग्स और कंजम्पशन, मतलब टोटल इनकम ही हो गई है, राइट। सेविंग और कंजम्पशन अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। तो वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है जितनी वो अपने रिसोर्सेज के ऊपर खर्चा कर सके, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर। सो ये थे आपके नेशनल इनकम के थ्रू जो इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। अब आइए चर्चा करते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। सो नेशनल इनकम होती क्या है, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम, ठीक है ना। ये नेशनल इनकम होती है, ठीक है ना। नेशनल इनकम इज व्हाट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट, वो होता है हमारा नेशनल इनकम। अब इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड है। नंबर वन इज प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट, अब देखो आपकी अगर ए बी सी सीरीज आएगी तो हाईली चांसेस हैं कि आपको तीनों मेथड में से एक मेथड डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, तीनों मेथड मैं अभी समझा दूंगा, ये अभी के अभी आपको याद कर लेने हैं और भूलने नहीं है, राइट। तो प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट बेसिकली कितना प्रोडक्ट बनता है, प्राइमरी सेक्टर से कितना प्रोडक्ट बनता है। प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर जो बेसिकली एग्रीकल्चर वगैरह और जमीन के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर होता है, ठीक है ना, जिसमें फार्मिंग, फूर्मिंग, फिशेस, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा, ठीक है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी फर्स्ट रॉ मटेरियल जैसे भी एक्सट्रैक्ट होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज रॉ से फिनिश में कन्वर्ट होती हैं, रॉ से फिनिश में कन्वर्ट होने वाली चीजों को हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर एट एमपी। थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विसिंग सेक्टर, ठीक है। सर्विसिंग सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्लस वेयर हाउसिंग, ठीक है ना, ये सारी जितनी भी सर्विसेज हमारे देश में काम करती हैं, ठीक है ना, उनको कंट्रीब्यूट करके बनता है टर्शरी सेक्टर। तो जितने प्रोडक्ट प्राइमरी के, सेकेंडरी को टर्शरी के बन के मिल जाएं, वो बनता है मेरा जीडीपी एट एमपी, मतलब ग्रॉस। अब ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे, ऑफ कोर्स हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, जी से अगर एन बनाना है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो एनडीपी बन गया एट एमपी, बहुत बढ़िया, एनडीपी एट एमपी बन गया। इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूंगा तो एमपी का एफसी बन जाएगा, यस। तो अगर एनडीपी एट एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाऊंगा तो एनडीपी एट एफसी बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि मार्क प्राइस से अगर एफसी पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, राइट। और प्लस
देखो डोमेस्टिक से मेरे को क्या बनाना है, नेशनल, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी होती है। फाइनली मेरे को एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। तो डोमेस्टिक में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर मैं ऐड ऑन कर दूं तो ये बन जाएगा एनएनपी एट एफसी। सो इट इज व्हाट, इट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड से आने वाली सारी इनकम को अगर मैं जोड़ दूंगा तो एनएनपी एट एफसी बन जाएगा, विच इज व्हाट, विच इज माय नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये मेरी नेशनल इनकम बन जाएगी। क्लियर? तो आपको प्रोडक्ट मेथड क्लियर हुआ। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज इनकम मेथड। इनकम में हम स्पेसिफिकली ये देख लेंगे कि इनकम कितनी जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयज के पास कितना पैसा जा रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेशंस मतलब रेंट, टैक्सेस, ठीक है ना, रेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली रेंटल इनकम के बाद जो प्रॉपर्टी रेंट, प्रॉपर्टी पे जितनी चीजें जा चुकी हैं, ठीक है, तो वो सारी ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रॉफिट्स वगैरह आ जाता है इसमें, प्रॉफिट्स डिविडेंड्स वगैरह ये वो। सो मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो एडुकेटर है, सीए है, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो रखे हैं, देश में कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे मेरी क्या बन जाती है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक मतलब जीडीपी, ठीक है ना, डोमेस्टिक मतलब जीडीपी, मतलब डोमेस्टिक है मेरी, ठीक है ना। उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करूंगा, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक से क्या बन जाएगा मेरे पास, नेशनल इनकम, विच इज एनएनपी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जी और एन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हमने इनकम ही ली है, तो प्रोडक्ट तो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ये सबसे शॉर्ट कट तरीका है किसी भी देश की नेशनल इनकम को फाइंड करने का, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी इंप्लॉइज और जितने भी देश में जैसा पैसा बनता है, जनरेट होता है, वो सभी को ऐड ऑन करके हमारे पास डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। डोमेस्टिक में सीधा आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम में मैंने क्या चीज बताई थी, इनकम थ्रू पीपल, ठीक है ना, जो लोग होते हैं, ठीक है ना, अब किसी और कंट्री में जा चुके हैं, ठीक है, तो पर कमा के किसका कहाँ भेजेंगे, इंडिया में भेजेंगे, ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि एक कंट्री में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है ना, जितना एक्सपेंडिचर होगा उस हिसाब से उस देश की इनकम होगी, राइट। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, बेसिकली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर किस तरीके से खर्चा करते हैं और कितना करते हैं वो प्राइवेट होता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, तो गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है वो होता है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बेसिकली जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इन एन इकोनॉमी, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। चेंज इन स्टॉक, जितना ओपनिंग था, जितना क्लोजिंग था, कितना चेंज हो रहा है उसमें, वो चीज। और नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितना भेज रहा हूं और जितना मैं खरीद रहा हूं उसका जो नेट होता है, इससे मेरे पास जीडीपी या टेम्पी बनता है, राइट। इन सभी खर्चों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा जीडीपी एट एमपी। अब जी से एन बनाना है तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, क्या बन जाएगा, एनडीपी एट एमपी। और उसमें से भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तभी तो मेरी नेशनल इनकम बनेगी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाने के बाद मेरे पास एनडीपी एट एफसी बन गया। अब डी से मेरे को एन तक जाना है, तो इसमें क्या जोड़ना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नाउ वी हैड एनएनपी एट एफसी, दिस इज माय नेशनल इनकम थ्रू expenditure method, क्योंकि what I have told you NNP at FC is national income. Clear? So these are the three methods, और तीनों ही मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Why? क्योंकि तीनों सीरीज में एक एक मेथड आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक्सपेंडिचर और इनकम तो बहुत बार आया हुआ है, प्रोडक्ट भी काफी टाइम आया हुआ है, ठीक है, तो ये मेथड तो आपने आवश्यक ही कर लेने हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं एग्रीगेट डिमांड। बहुत ही बड़ा चैप्टर, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला चैप्टर, बच्चों को दुखी करने वाला चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एक देश में कितने पैसे जो है वो, कितनी डिमांड की जाती है किन किन चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले तो हाउस होल्ड अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो जीने के लिए आवश्यक हैं, सबसे पहले तो वही होगी एक कंट्री में डिमांड, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट भी तो डिमांड करेगी चीजों को लेके, ठीक है, गवर्नमेंट भी तो खर्चा करेगी, तो वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट्स। नाउ इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में आपका राशन आता है, खाने पीने की चीजें, दैट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
और अदर चीजें जैसे फॉर एग्जांपल आपने फोन खरीदा, कार खरीदी, गाड़ी खरीदी, ठीक है, बाइक खरीदी, ठीक है, वट एवर दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर नोन एज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। आपने LIC वगैरह में पैसे लगाए या किसी भी कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आजकल वो चीज बहुत कॉमन है जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स में काउंट होती हैं, ठीक है ना। और नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे जितना हम भेजते हैं और जितना हम खरीदते हैं, ठीक है ना। तो वो मेरे पास क्या है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड के ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है ना। व्हाट वी आर डिस्कसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब कौन कौन सी चीजें जुड़ के एग्रीगेट डिमांड बनती है। तो इन चारों चीजों का सम अप एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है, ठीक है ना। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि इसमें कंजम्पशन जुड़ी हुई है तो ये इस तरीके से इसका एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ जो है वो बनता है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती। आप चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ पर आप खाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो खर्चा करेंगे। तो इसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली। सो एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट, इन शॉर्ट इफ आई हैव टू टेल यू दैट इट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें, ठीक है ना, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। C प्लस I इज एग्रीगेट डिमांड बेसिकली, राइट। नाउ एग्रीगेट सप्लाई पे चलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई इज बेसिकली व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई इज योर इनकम। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इनकम। अब इनकम में क्या क्या होता है, या तो आप कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन होता है, या तो आप सेविंग करेंगे मतलब खर्चा करेंगे, या तो आप बचाएंगे, बचत करेंगे। इन दोनों को अगर जोड़ दो तो आपकी इनकम यही होती है, ठीक है। या तो आप बचाएंगे पैसा या तो आप खर्चा करेंगे। So consumption plus saving is equals to income, or it also be said as it is aggregate supply, ठीक है। कांसेनियन फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है। तो बेसिकली जहां से ये कर्व किंग्ड होता है, ठीक है ना, ये एग्रीगेट सप्लाई किंग्ड होता है, ठीक है ना, वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कांसेनियन फ्रेमवर्क में इसे बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, ये भी आप लोग कर लेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। जहां से किंग्ड होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने बताया हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से आती है और अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप है, वॉलंटरी, स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो ये सारे आप लोग एक बारी पेपर में करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो इनकम के साथ साथ, ठीक है ना, बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम बढ़ रही है और आपका एक्सपेंडिचर भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बढ़ रहा है, दैट इज योर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस दैट रिमेन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो पैरेलल रहती है एक्स एक्सिस के, ठीक है ना, जो एक इकोनॉमी में बेसिकली स्ट्रक्चरल वे से करी जाती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं, दो ही हैं, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करके जाएंगे आप। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड तो ऊपर से शुरू होती है क्योंकि इसमें क्या चीज जुड़ी हुई है, कंजम्पशन, ठीक है ना। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा जीरो से शुरू होती है। तो जहां पर ये दोनों कट करते हैं, ठीक है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड व्हेन वी कम टू एग्रीगेट डिमांड तो इसे हम कहते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो अगर आप ध्यान से इक्वेशन को देखिए तो सी से सी कट ही जाएगा, क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, और एल्स वी कैन से इट इज द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स अप्रोच, या तो इसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहती है, ठीक है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सेविंग जो है वो आपकी नेगेटिव से शुरू होती है। क्यों होती है नेगेटिव से शुरू, इसका रीजन भी समझ लेते हैं। देखिए आपकी जो सेविंग्स है वो नेगेटिव से इसलिए शुरू होगी क्योंकि आपकी कंजम्पशन पहले से स्टार्ट हो रही है। अगर कंजम्पशन आपकी पहले से स्टार्ट हो रही है, लेट्स से कि आपकी इनकम ही नहीं है और आपने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, इट मींस आप उधार ले रहे हैं। और जब आप उधार ले रहे हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव सेविंग्स है। आप धीरे धीरे इनकम आपकी बढ़ेगी तो अब आप पहले तो पुराना कर्जा चुकाएंगे, फिर जीरो लेवल पे आएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी और इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट से ऊपर होते चले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ फाइंडिंग इक्विलिब्रियम,
तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम भी पता लग गया आपको किस तरीके से फाइंड होता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बचा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज आवर लास्ट टॉपिक। ठीक है ना, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्या है, बेसिकली 1/MPS और 1/1 - MPC। ठीक है ना, आपको न्यूमेरिकल रेडी करके जाना है। हो सकता है आपको 0.6 MPS की वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 0.6। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1/6 डिवाइड बाय 10। ये 10 घूम के ऊपर चला जाएगा, बनेगा 10/6 2 3 टाइम्स टू 5 टाइम्स, तो इट बिकम्स 5/3 विच इज 1.666। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर बेसिकली एमपीसी अगर आपको दे रखा हो तो आपने एमपीसी से सबसे पहले कैलकुलेट करना है। एमपीसी से आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 आपको एमपीसी दे रखा है। ठीक है, तो आपको एमपीएस कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो। ठीक है ना, 1 - एमपीसी मतलब 0.5, ये क्या हो जाएगा 0.5। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज 1/0.55 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10/5 विच इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल ही आप करके जाएंगे क्योंकि पेपर में एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो इसका न्यूमेरिकल ही आया हुआ है। राइट, तो आज के इस सेशन में हमने नेशनल इनकम क्या होती है, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सब कुछ देख लिया। राइट, और बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम चले थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तक हमने 5-6 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर लिए हुए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट बी से, ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन टाइप की सिचुएशन है उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, सो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में इसके अगले पार्ट में। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, पढ़ते रहिए।